क्या गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में किसान ट्रैक्टर परेड निकाल पाएंगे? ये सवाल बहुत बड़ा है क्योंकि कंफ्यूजन अभी भी बरकरार है। किसान संगठनों ने दावा किया है कि दिल्ली पुलिस से बैठक में सहमति बन गई है। दिल्ली पुलिस ने ट्रैक्टर परेड की इजाजत दे दी है, लेकिन दिल्ली पुलिस कह रही है कि किसान संगठनों से पहले परेड का रूट देने के लिए कहा गया और आखिरी फैसला बाद में ही लिया जाएगा। हालांकि दिल्ली पुलिस ने जो रूट दिया है वो 63 किलोमीटर का है। किसान संगठन 100 किलोमीटर के रूट पर बात कर रहे हैं। सरकार की ये था कि हम दिल्ली में एंटर नहीं करने देंगे, ट्रैक्टर बैन है दिल्ली के अंदर। वो सब चीजें जो है वो सॉल्व हो गई हैं। सारे बैरिकेड हटेंगे, हमें तोड़ने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि हमने ये भी कह दिया था कि अगर सरकार बैरिकेड लगाएगी तो फिर हमें तोड़ने पड़ेंगे। अब वो तोड़ने नहीं पड़ेंगे, वो अपने आप हटा रहे हैं। तो ये एक जो है इस आंदोलन की एक बड़ी जीत है कि वो अपने आप हटा के, लेकिन वो एक रूट जो है वो तय कर देंगे। चलिए तो पूछिए मत। देखिए, हमें आज असूली तौर पर रूट्स तय हो गए हैं। छोटे छोटे रूट्स के कुछ चीजें रहती हैं, लेकिन असूलन तौर पर ट्रैक्टर पे कोई हर रूट जो है 100 किलोमीटर के प्लस होगा और दिल्ली में उसका 80% होगा, बाकी जो बाहर रहेगा। तस्वीर क्या है जानने के लिए सीधा चलेंगे सिंघू बॉर्डर से। मेरी सहयोगी कमलजीत संधू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमलजीत, बात कितनी बनी है और कितनी रह गई है? दोनों ही पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं। किसानों का तो कहना है कि ट्रैक्टर रैली होकर रहेगी और काफी हद तक दिल्ली पुलिस उनकी ट्रैक्टर रैली को लेके हामी भर चुकी है, लेकिन आज तय होगा कि कौन सा रूट उन्हें दिया गया है, क्योंकि पहले से ही किसान बोल चुके हैं कि जो मुख्य इवेंट है, मेन इवेंट है जो राजपथ पे होगा, उसमें कहीं ना कहीं कोई दखल अंदाजी नहीं होगी। वो इवेंट अलग है और जो किसान गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली निकालना चाहते हैं वो बिल्कुल अलग है। लेकिन शायद टाइमिंग को लेके भी बात की गई है। जब तक वो इवेंट खत्म नहीं हो जाता ट्रैक्टर रैली शायद शुरू नहीं की जाएगी। पर ये बात तो किसान खुद भी कह रहे थे। जो लेंथ है ट्रैक्टर रैली को, उसको जी काफी हद तक देखिए ऐसा है कि लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ी समस्या है, खासतौर पे गणतंत्र दिवस को जहाँ पे आतंक का साया भी रहता है। उस बीच में जिस तादाद में किसान बॉर्डर्स पर हैं और वो आमादा है कि हम ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, किसी तरह का कन्फ्रंटेशन ना हो, किसी तरह का लाठीचार्ज ना हो, क्योंकि किसान अब तक काफी हद तक शांतिपूर्ण रहे हैं। उन्होंने 2 बार अपील की है और इससे पहले भी हम देखते हैं पिछले 1 महीने से लगातार बोलते आ रहे हैं कि हम ट्रैक्टर रैली तो करके ही रहेंगे। तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के ऊपर प्रेशर रहा है, पॉलिटिकल प्रेशर भी एक तरह से है कि जो निहत्थे किसान हैं अगर ट्रैक्टर रह के वो चलना चाहते हैं। हाँ। लेकिन अब बात आ रही है कि क्या रूट रहेगा और क्योंकि पहले आउटर रिंग रोड की बात काफी हद तक बात बन गई। लौट के चीन बातचीत पे आया। भारत और चीन के बीच 78 दिन बाद फिर से बातचीत शुरू हो रही है और ये बैठक चीन स्थित मोल्डो में हो रही है। 9वें दौर की ये बातचीत है जो फिलहाल चल रही है। लद्दाख में LAC पर तनातनी कम करने के इरादे से ही ये बैठक हो रही है और इसमें विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी शामिल होंगे। पिछली बैठक 9 नवंबर को हुई थी पिछले साल 2020 में और इसके बाद से गतिरोध हालांकि कम नहीं हुआ। दोबारा ये बैठक हो रही है। 9वें दौर की बातचीत। पिछले साल अप्रैल-मई से चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, लगातार हिंदुस्तान की सरहद पर कब्जा किए हुए है, जिसको लेकर बार बार भारत ने एक ही बात की है कि पिछले साल अप्रैल-मई वाली स्थिति में ही चीन को वापस लौटना होगा, तभी आगे की बात बन पाएगी। MA का एक अधिकारी भी साथ में रहेगा। 15 जून की घटना गलवान जब 20 सैनिक मारे गए थे उसका भी जिक्र यहाँ पर होगा। इसके अलावा कमांडर लेवल की बातचीत 9वें दौर की बातचीत है। ईस्टर्न लद्दाख बॉर्डर पर जो तनाव चल रहा है उसी को खत्म करने के लिए। हालांकि अगर तापमान देखा जाए तो बर्फ से पूरी तरह से ढका हुआ है इलाका, लेकिन बातचीत की टेबल पर क्या वो गर्मी दिखेगी या नहीं? मंजीत नेगी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। मंजीत, यही एक सबसे बड़ा सवाल है। नवजोत, करीब 9:30 बजे ये बातचीत शुरू हुई है। काफी लंबे समय के बाद दोनों सेनाओं के बीच में कोर कमांडर स्तर की बातचीत हो रही है और इस बार मोल्डो में जो चीन का इलाका है वहां पर बातचीत हो रही है। हालांकि बहुत ज्यादा
उम्मीद नहीं जताई जा रही, क्योंकि काफी लंबे समय की बात हो रही। हालांकि इस बात को लेकर जरूर सेना की तरफ, सूत्रों की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी जो हालात हैं वो एक तरह से नियंत्रण में है और उसको लेकर आगे बातचीत। लेकिन भारतीय सेना का एक ही कहना है साफ तौर पर कि बातचीत में जो भी बातें आगे बढ़ेंगी वो अप्रैल से पहले 2020 की जो स्थिति है वहां पर चीन को पीछे जाना होगा। खासतौर से फिंगर 4 का जो इलाका है वहां से चीन को पीछे हटना होगा। तो ऐसे में, और अभी जिस तरह से हमने देखा कि चीन ने ट्रेनिंग का जो एरिया वहां से अपनी सेनाएं कुछ कम की है, लेकिन जहां भी विवाद का बिल्कुल नजर आप बनाए रखिए बातचीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। पश्चिम बंगाल में सियासी माहौल गर्म है। टीएमसी और बीजेपी खुलकर अब मैदान में है। अब इस सियासत में जय श्री राम की एंट्री हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर सियासी बवाल हुआ। कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में हो रहे कार्यक्रम में जैसे ही ममता मंच पर पहुंची, वैसे ही जय श्री राम के नारे लगने लगे। नाराज ममता बगैर भाषण दिए ही मंच से उतर आई। गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। हमें भारत माता की जय, इस देश में अगर गाली है तो फिर उन्हें सोचना चाहिए कि किस देश में रहना है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ अ स्टेट, आई थिंक दैट आपका रिएक्शन जो है वो डिग्निफाइड होना चाहिए। नेताजी पर मचा घमासान अब अपमान तक पहुंच गया। किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता। पूरे देश की नजर जिस सियासी मंच पर थी, वहां से ममता के भड़कने और गुस्से में बंगाल की सियासत का ट्रेलर नजर आया। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे, यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। नेताजी को लेकर मचा घमासान जय श्री राम तक पहुंच गया। माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मंच पर। इस प्रकार राजनीतिक हथकंडा अपनाकर और अपना, मैं कहता हूँ, राजनीतिक उल्लू सीधा करना ममता जी से कोई सीखे। मैं उनके इस कृत्य की निंदा करता हूँ। और जय श्री राम या भारत माता की जय, इस देश में अगर गाली है तो फिर उन्हें सोचना चाहिए कि किस देश में रहना उन्हें। ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफत हम करते हैं, जरूर करते हैं, बिल्कुल करते हैं, जरूर करते रहेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ममता बनर्जी एक मुख्यमंत्री होने के नाते उनका जो पद है, ये पद की गरिमा को कोई लूटे, कोई इस पे डाका डाले, कोई इसको अवहेलना और अवमानना करे, ये मैं मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूं। नेताजी को सम्मान देने की खींचतान। एक मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी, बंगाल में चुनावी माहौल और जय श्री राम के लगते नारे। विक्टोरिया मेमोरियल में पराक्रम कार्यक्रम में बंगाल की सियासी बारूद बिछी हुई थी। बस जरूरत थी एक चिंगारी की, और वो चिंगारी निकली जय श्री राम के नारे के साथ। माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मंच पर। जैसे ही ममता बनर्जी मंच पर बोलने के लिए पहुंची, जय श्री राम के नारे लगने लगे। और इस पावन अवसर पर श्रीमती ममता बनर्जी को मौका दीजिए कुछ शब्द कहने का। कार्यक्रम के आयोजक लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हैं, लेकिन दीदी अब भड़क चुकी थी। यूं तो दीदी को भाषण के लिए बुलाया गया था, लेकिन दीदी ने अपनी भड़ास निकाल डाली। मैं तो आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे, यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। पब्लिक का प्रोग्राम है। पूरे देश की नजर इस कार्यक्रम पर थी। पीएम मोदी भी मंच पर मौजूद थे। बीजेपी बंगाल के आला नेता कार्यक्रम में शामिल थे। ऐसे में दीदी ने पूरे कार्यक्रम को अपने अपमान से जोड़ दिया और पूरे कार्यक्रम को सियासी रंग दे दिया।
दीदी बिना भाषण दिए वहां से चली गई। जय हिंद, जय बंग। चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में नेताजी को लेकर जारी खींचतान के बीच 23 जनवरी का दिन बेहद अहम था। हर पार्टी खुद को नेताजी से जोड़ने की कोशिशों में लगी हुई थी। ऐसे में बीजेपी ने कार्यक्रम के लिए जब दीदी को न्योता भेजा तो दीदी भी विक्टोरिया मेमोरियल पहुंच गई। मंचों से एक दूसरे के खिलाफ तीखे हमले करने वाले पीएम मोदी और ममता बनर्जी विक्टोरिया मेमोरियल के गलियारे में साथ नजर आए। हालांकि हाव भाव में सियासी खटास नजर आ रही थी। इस दौरान पीएम मोदी से दूर चहलकदमी कर रही दीदी राज्यपाल जगदीप धनखड़ से जरूर गुफ्तगू करती नजर आई। इसके बाद वो मौका आया जब दीदी और पीएम मोदी ने मंच साझा किया। नेताजी के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। लेकिन जब बारी मंच की आई तो जय श्री राम के नारों ने बंगाल में सुलग रही सियासी आग में घी का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मंच पर। आज तक ब्यूरो। ममता का गुस्सा अब सियासी रंग ले चुका है। बीजेपी ममता के गुस्से पर आक्रामक मोड में है, जिसे राम नाम से जोड़ दिया गया है। वहीं विपक्ष एक बार फिर से बीजेपी पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगा रहा है। बंगाल की सियासत में जय श्री राम की गूंज की एंट्री हो चुकी है। ममता के गुस्से का अब पूरी तरह से राजनीतिकरण हो गया है। बीजेपी ने दीदी के अपमान वाले बयान को जय श्री राम से जोड़ दिया। राम या भारत माता की जय इस देश में अगर गाली है तो फिर उन्हें सोचना चाहिए कि किस देश में रहना है। किसी का भी कार्यक्रम हो, यदि प्रधानमंत्री खड़े हुए किसी ने जय श्री राम का नारा लगाया तो इसमें क्या बुराई है। प्रहलाद पटेल खड़े हुए, उन्होंने जय श्री राम का नारा लगाया, इसमें क्या बुराई है। ममता जी खड़ी हुई, लोगों ने जय श्री राम का नारा लगाया, इसमें क्या बुराई है। हिंदू मुस्लिम के सियासी समीकरण पर ममता के गुस्से ने हवा दे दी है। ममता को हिंदू विरोधी बताने वाली बीजेपी ने अब दीदी को चौतरफा घेरना शुरू कर दिया है। नारेबाजी जो है कहीं पे भी हो सकता था। यहाँ पे कोई तृणमूल, बीजेपी, सीपीएम बोल के किसी को इनवाइट थोड़ी किया गया था। ऐसे भी हो सकता था कि जब प्रहलाद जी बोल रहे हैं या खुद प्रधानमंत्री जी जब बोल रहे हैं, हो सकते थे उसमें से कोई और कुछ और नारेबाजी कर देते, ऐसा हो सकता था। लेकिन एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ अ स्टेट, आई थिंक दैट आपका रिएक्शन जो है वो डिग्निफाइड होना चाहिए। बोल देने से देश में कौन सा गुनाह हो गया, क्यों रिएक्ट करती हैं। बंगाल में जय श्री राम नहीं होता था, उन्होंने जब चैलेंज किया जय श्री राम को, जय श्री राम बोलने वालों को जेल में डाला, उनको गाली दिया, तब से गांव-गांव में जय श्री राम की नारा लगने लगी है। आज तो एक तो वार क्राई हो गया है। ममता बनर्जी को देखते ही लोग बोलने लगते हैं, बच्चे बोलते हैं, महिलाएं बोलती हैं और वो रिएक्ट करती है। मुख्यमंत्री को हर बात में थोड़ी ना रिएक्ट करना है। उधर कांग्रेस भी इस जंग में उतर गई। अधीर रंजन ने बीजेपी पर राम के नाम पर सियासत का आरोप लगाया तो टीएमसी ने भी बीजेपी पर हमले शुरू कर दिए। जय सिया राम किसी पार्टी के या कोई नेता के कोई पेटेंटेड भगवान नहीं है, कोई पेटेंटेड भगवान नहीं है। ये बंगाल है जहां लोग कहते हैं राम और कृष्ण दोनों मिलकर रामकृष्ण पैदा किया था बंगाल की धरती पे। আমি তীব্র নিন্দা করি মুখ্যমন্ত্রীর সামনে এই স্লোগান দেবার। এটা বাংলার অপমান, বাংলার মুখ্যমন্ত্রীকে অপমান মানে বাংলার অপমান। भारत माता की जय और जय श्री राम का नारा अब पश्चिम बंगाल की सियासत को और गर्म करने के लिए तैयार है। टीएमसी और बीजेपी के बीच चल रहे घमासान में अब नारों का तड़का लग चुका है। जो कुछ हुआ उसने पूरे देश को ये सोचने पर विवश कर दिया कि आखिर ये कैसी स्थिति बन गई इसी विक्टोरिया मेमोरियल में। लेकिन इन सबसे इतर सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नेताजी की आज के इस कार्यक्रम में ममता बनर्जी ने एक बड़ा मौका गवा दिया जब वो बड़े प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए अपनी बातें कहती, या फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए कि वो कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को बुलाकर इस तरह की स्थिति बना देना चाहती है। कुल मिलाकर सवाल कई हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में जवाब कब मिलेगा, इसके लिए कीजिए आप 3 महीने का इंतजार, क्योंकि ये सब कुछ, ये सारी कवायद उसी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर है। कैमरा पर्सन सत्या के साथ चित्रा त्रिपाठी, विक्टोरिया मेमोरियल, कोलकाता, आज तक।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद भारत के लिए देश से बाहर रहकर जो लड़ाई लड़ी, उसने अंग्रेजों के ताबूत में आखिरी कील गड़ने का काम किया था। आज तक ने सुभाष चंद्र बोस की बेटी अनीता बोस से खास बातचीत की। उनके मन में इस बात का मलाल अभी भी है कि उनके पिता को वो उचित सम्मान नहीं मिला। How would you like to remember Netaji today, and what are your feelings on how it's being celebrated in India? Well, namaskar and Jai Hind to all of you. I think it is very gratifying for my father that after so many years, people do remember him, to love him, and to admire him. And I think he has given a lot for his country, but if he were to know that this happened, I think he would feel very gratified. Anita, do you have a feeling where a lot of people within India feel that he was not given his due place in India's history? The kind of freedom struggle that he led for India, the way he challenged the Britishers, the way he led a whole army in foreign land and he tried to combat the Britishers. Do you feel that he has not been given his due place in India's history? To some extent that is certainly true, but that also was caused by the fact that in the beginning, the beginning years of after independence, many of the documents were not yet available. And for example, later on when they became declassified, it turned out that his contribution and the contribution of the INA played a very important part to lead to the uprising of the Indian armed forces, which eventually caused the premature withdrawal? Well, as the British called it, transfer of power. फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक। बंगाल की सियासत में नेताजी पर आर पार की लड़ाई लगातार जारी है। पराक्रम दिवस और देश नायक दिवस पर घमासान देखने को मिला। बीजेपी पराक्रम दिवस को लेकर उतरी तो टीएमसी ने इसके जवाब में अपना जवाब भी रख दिया। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं बीजेपी के पराक्रम दिवस के कार्यक्रम की तस्वीरें, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जमकर गरजे। जंग आजादी के महानायक नेताजी, जिनके सम्मान में मोदी सरकार ने पराक्रम दिवस का आयोजन किया। इस मौके को खास बनाने के लिए हर कोशिश की गई। विक्टोरिया टू इंडिया का सपना देखने वाले नेताजी के नारे जय हिंद से विक्टोरिया भवन गूंज उठा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। पीएम मोदी ने विक्टोरिया भवन से जुड़ी किताब का विमोचन किया। वहीं सिक्का और टिकट जारी किए गए। विक्टोरिया मेमोरियल में 2 नए गैलरी का भी पीएम ने उद्घाटन किया। एक गैलरी नेताजी को लेकर तैयार की गई है, जिसका नाम निर्भीक सुभाष रखा गया है। वहीं दूसरी गैलरी देश के अन्य स्वतंत्रता आंदोलनकारियों को लेकर तैयार की गई है, जिसका नाम विप्लवी भारत रखा गया है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस करने का ऐलान किया। हावड़ा से चलने वाली ट्रेन हावड़ा कालका मेल का भी नाम अब नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। देश ने यह भी तय किया है कि अब हर साल हम नेताजी की जयंती यानी 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया करेंगे। पीएम मोदी ने नेताजी के सपनों का जिक्र किया। वैक्सीन को लेकर सरकार की पीठ थपथपाई और इसे नेताजी के सपनों से जोड़ा। आज अगर नेताजी ये देखते कि उनका भारत इतनी बड़ी महामारी से इतनी ताकत से लड़ा है, आज उनका भारत वैक्सीन जैसे आधुनिक वैज्ञानिक समाधान खुद तैयार कर रहा है, तो नेताजी क्या सोचते जब वो देखते कि भारत वैक्सीन देकर
दुनिया के दूसरे देशों की मदद भी कर रहा है, तो उन्हें कितना गर्व होता। नेताजी जिस स्वरूप में हमें देख रहे हैं, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, अपना स्नेह दे रहे हैं। नेताजी का सपना एक सशक्त हिंदुस्तान का था, जिसका जिक्र पीएम ने अपने भाषण में किया। जिस सशक्त भारत की उन्होंने कल्पना की थी, आज LAC से लेकर के LOC तक भारत का यही अवतार दुनिया देख रही है। जहां कहीं से भी भारत की संप्रभुता को चुनौती देने की कोशिश की गई, भारत आज मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। नेताजी की याद में विक्टोरिया मेमोरियल में खास कार्यक्रम रखा गया, जहां कलाकारों ने संगीत के जरिए नेताजी को याद किया। कोलकाता से चित्रा त्रिपाठी और मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।